अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप यार। आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत कम हो रहा है और मुझे बहुत दुख होता है कि आप लोग मेरी मेहनत पे मुझे सराहते नहीं। खैर, आप सब से रिक्वेस्ट है कि मुझे हमेशा की तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अब चलते हैं बिना किसी इंतज़ार के आज के एपिसोड की जानिब। आबरू किस्त नंबर 27 ईमान फातिमा। कुक किया हवा अंकल। वो हड़बड़ा कर उठकर खड़े होते हुए बोला, अगर मुझे पता होता कि आप लोगों की फैमिली में ये सब बगैरती हो रही है तो मैं कभी भी अपने बेटी का रिश्ता यहाँ ना करता। अरे, अपने ही भाई की बेवा के साथ निकाह किया है इन्होंने। आरिफ काज़मी इंतहाई तहकीराना अंदाज में बोले कि रोहेल को अपने कानून से जैसे धुआं सा निकलता महसूस हुआ। उसने बेख्तियार अली हसीन को देखा जिनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था और राबिया तो धुंधुम चेहरे से यूं खड़ी थी जैसे गोया इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया हो। बेगैरती तो तब होती मिस्टर काज़मी अगर निकाह के बगैर हमारा रिश्ता होता। हमने शरई लिहाज से और कानूनी लिहाज से निकाह किया है तो इसमें बेगैरती वाली क्या बात है। जब शरीयत और कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है तो आप कौन होते हैं हमें यूं जलील करने वाले। अली हसीन हमेशा की तरह गलत बात पे अखर चुके थे। जी आप अपनी आने वाली नस्लों को बताइएगा कि आपने किस तरह ये निकाह किया है। देवर और भाभी थे और आज मियां बीवी बन गए हैं। और आप तो मर्द हैं लेकिन ये औरत होकर इस तरह का काम कर चुकी हैं। हैरत है मुझे वैसे, हमारे यहाँ ऐसी औरतों को बेहया बोला जाता है। आरिफ काज़मी ने तंज़िया अंदाज में कहा, बस बहुत हो गया और बहुत बोल चुके हैं आप। पहली बात, देवर भाभी का रिश्ता तभी ख़त्म हो चुका था जब मेरा भाई इस दुनिया से जा चुका था और ये मेरे लिए तब से ही जायज़ हो चुकी थी। शरीयत मुझे न सिर्फ बेवा से शादी करने की इजाज़त देती है बल्कि इस पे अजर व सवाब भी देती है। दूसरी, आप मेरे बेटे के होने वाले ससुराल वाले हैं लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं आपकी हर अच्छी और बुरी बात में हम से हम मिलाऊंगा या चुप रहूंगा। मेरी बीवी मेरी इज्जत है, जो मुझ पे कोई कुछ बोलो तो शायद चुप रह लूं लेकिन जो मेरी बीवी पे तनकीद करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अली हसीन ने तल्ख लहजे में कहा, देख रहे हैं ये किस तरह बात कर रहे हैं। बस अभी से ये रिश्ता ख़त्म नहीं समझिए। अरे, आप क्या ख़त्म करेंगे ये रिश्ता, मैं खुद ये रिश्ता ख़त्म कर लूँगा। अली हसीन भी जवाबा चीख कर बोले, रिलैक्स हो जाएं आप दोनों, क्या हो गया है कि ऐसे झगड़ रहे हैं। अभी हम रिश्तेदार बने हैं और अभी से आप लोगों ने ये सब शुरू कर दिया। और अंकल, रिश्ते ऐसे नहीं ख़त्म हुआ करते, हुमायूं ने बीच में आते हुए कहा। जिस तरह आपके वालिद मुहतरम से बात कर रहे हैं इसके बाद आपको लगता है कि मैं ये रिश्ता कायम रखूं। मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ आपसे, प्लीज़ एम सॉरी। हुमायूं ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रूहेल शशदर सा हुमायूं के रवैये को देखता रह गया। चलिए यहाँ से राबिया, अपने बेटे को उनकी चापलूसी करने दीजिए, अली हसीन ने सर्द लहजे में कहा और राबिया का हाथ थामे बाहर की जानिब बढ़ गए। रूहेल ने सते चेहरे से रमला को देखा जिसका चेहरा जर्द पड़ रहा था। अंकल, प्लीज रिलैक्स हो जाएं। बाबा जानी का मिजाज थोड़ा सा गर्म हो जाता है, मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ आपसे, हुमायूं ने कहा। होनहा, तुम अच्छे मिजाज के हो यंग मैन। मैंने तुम्हारी वजह से ये रिश्ता तय किया था और आज तुम्हारी वजह से एक लास्ट चांस दे रहा हूँ। आरिफ काज़मी ने इस कदर मगरूराना अंदाज में कहा जैसे कि ये रिश्ता करके वो गोया बहुत बड़ा एहसान कर रहे हूँ। रूहेल ने लब भैंच कर रुख फेर लिया। मैं और जुबैदा घर चलते हैं, अब सब लोग हमारे पीछे आ जाइएगा, आरिफ काज़मी ने कहा। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ आऊं। रूहेल, तुम बाकी फैमिली मेंबर्स को रेस्ट रूम ले जाओ, मैं कॉफ़ी का ऑर्डर करता हूँ, हुमायूं ने रूहेल से कहा।
हम लोग भी चलते हैं बाबा के साथ, जैद ने कहा और फिर वो हुमायूं के साथ बाहर निकल गए। राफे अपनी फैमिली के साथ रमला को ले इसके साथ रेस्ट रूम में आ गया, मगर रोहेल के चेहरे पे तारी संजीदगी से उसका दिल होल रहा था। कुछ देर के बाद हुमायूं काफी की ट्राली ले अंदर दाखिल हुआ। प्लीज जरा आप लोग काफी एंजॉय कीजिए, फिर इकट्ठे ही घर के लिए निकलते हैं, हुमायूं ने मुस्कुराते लहजे में कहा। हुमायूं साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जो कुछ भी आज हुआ ना वो नहीं होना चाहिए था, मेरे बाबा को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, ये आप लोगों का पर्सनल मीटर था मगर हमने यूं तमाशा बना दिया। और रोहेल प्लीज तुम इसकी बना पे हमारी गुड़िया से मत नाराज होना, मेरी गुड़िया ने बचपन से ही बहुत दुख सहे हैं, एक घटन ज्यादा जिंदगी जी है, आप लोगों से मिलकर मुझे महसूस हुआ है कि अब से मेरी गुड़िया खुशियों का रास्ता पा लेगी, राफा ने नम लहजे में कहा। कैसी बातें कर रहे हैं राफा साहब आप, और हमें इस बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए, अब खुशी का दिन है तो खुशी की बातें करते हैं, हुमायूं ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। तो राफा ने रोहेल की जानिब देखा जहां पर अभी भी पथरीले तासुरात थे। रोहेल ने लगता हमें मुआफ नहीं किया, राफा ने कहा। राफा भाई अगर आपके माँ बाप को यूं भरी महफिल में रसूख किया जाए तो आप मुआफ करेंगे, मगर आप लोगों ने तो ना सिर्फ इन्हें रसूख किया बल्कि मेरे बड़े भाई ने आप लोगों से माफ़ी तक मांगी, मेरी ज़िंदगी में मेरी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इनमें से किसी की भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, ख़ास तौर पर अपने डैड की। आप कहते हैं कि आपकी बहन आपकी गुड़िया ने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे, लेकिन हमारे डैड ने जितने दुख देखे हैं ना इससे ज़्यादा दुख नहीं होंगे, इसके इतने सालों के बाद हमने इन्हें खुशी दी तो आज इन्हें यूं भरी महफिल में रसूख कर दिया गया, रोहेल जज्बाती अंदाज में बोलता चला गया। क्या हो गया है यार तुम्हें, छोड़ो ये सब बातें, तुम्हारी खुशी का दिन है और तुम इस तरह सैड हो रहे हो, रलीकस मेरी जान, रमला से बात करो और उसे ले जाकर होटल दिखाओ, जाओ शाबाश, हुमायूं ने कहा और फिर उसे जबरदस्ती रमला के साथ बाहर भेज दिया। बच्चा है ना तो बस जरा सा जज्बाती होगी, अलिफ अब प्लीज इसकी बातों का मानद मत कीजिएगा, हुमायूं ने कहा। वो बिल्कुल जज्बाती नहीं हुआ, उसकी हर एक बात सच है, और वो एक बेटे की तरह सोचते हुआ ये कह रहा है तो इसीलिए मुझे गलत नहीं लग रहा, हमारा मुआशरा इस कदर गंदा हो चुका है ना मिस्टर हुमायूं कि मुझे हैरत होती है कि यह नाजायज़ हराम काम करने वालों को तो मुआफ़ कर दिया जाता है, लेकिन जो कोई अजर व सवाब का जायज़ काम करता है इसे रसूख कर देते हैं। पता है आपकी फैमिली की सोच देखकर मुझे बहुत ज़्यादा इत्मीनान हुआ अपनी गुड़िया के लिए, आपके वालिद ने बहुत अच्छा काम किया है और आप दोनों बेटों ने नहीं मिलाकर जो काम किया है ना इस बात पे मैं की पिटीन राफा आपको सलीवट करता हूँ, राफा ने सलीवट करते हुए कहा। तो हुमायूं हल्का सा मुस्कुरा दिया। चलें काफी एंजॉय कीजिए, हुमायूं ने कहा। तो वो सब सोची झटक कर काफी पीने लगा। फिर काफी खत्म करके वो बाहर आए तो रोहेल रमला का हाथ थामे इधर ही आ रहा था और इसका मूड काफी बेहतर था। रोहेल और हुमायूं इन्हीं गाड़ी तक छोड़ने आए थे। पूरा रास्ता खामोशी से कटा था और वो घर पहुंचे तो आरिफ काज़मी सबके साथ लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। गुड़िया तुम जाओ जाकर चेंज कर लो, मैं फिर आता हूँ तुम्हारे कमरे में, राफा ने रमला से कहा। तो वो चुपचाप अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। वो चलता हुआ आरिफ काज़मी के एन सामने बैठ गया। आपको नहीं लगता कि आज आपने जो किया है वो हद से ज्यादा था? इसने तल्ख लहजे में पूछा। बिल्कुल नहीं ज्यादा किया, ये बहुत कम था, अरे ऐसे लोगों को तो संसार कर देना चाहिए, अरे जमाने पर धब्बा हैं ऐसे लोग, आरिफ काज़मी ने कहा।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, मुझे तो हैरत हो रही है कि बाबा ने उस शख्स के माफ़ी मांगने पर इस रिश्ते को कायम क्यों रखा। बाबा को फौरा ये ख़त्म कर देना चाहिए था, हम मुआशरे को क्या मुंह दिखाएंगे। ज़ैद ने इंतहाई तहक़ीराना अंदाज में कहा। अगर मेरा मुंह खल गया ना तो यहाँ पर संसार जो होगा ना सबसे पहले आप होंगे, तो इसलिए मेरा मशवरा है कि आप चुप ही रहे वरना मेरी ज़बान खल जाएगी। वो ज़ैद के कान के पास हल्का सा गारा कर बोला। इसके कान में क्या बात कर रहे हो, धमका रहे हो उसे। आरिफ काज़मी ने नागवारी भरे अंदाज में कहा। मुझे किसी ने वास्ता ना दिया होता ना तो मैं ज़रूर ये बात आपके सामने कहता, लेकिन जो मैंने कह चुका हूँ वो ये समझ चुके हैं और मुझे यकीन है कि आइंदा से ये इस तरह की बात नहीं करेंगे अपने बड़ों के बारे में। वैसे आपको भी चाहिए कि इतनी बद अखलाक़ी का मुज़ाहिरा ना करें, क्योंकि इखलाक से गिरा हुआ इंसान मुआशरे में सबसे ज़्यादा रसूख़ होता है। राफ़ा ने तल्ख़ लहजे में कहा। बदतमीज बेहिया, बाप हूँ मैं तुम्हारा और तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे। आरिफ काज़मी इसकी बात पर भड़क उठे। आपको अगर हक बात कही जाए तो आपकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, लेकिन आज आपने जो बिलावजह तमाशा किया ना वो भी करने से पहले सोच लेते तो ऐसा ना मैं कहता। वो भी किसी के माँ बाप थे और आप उनकी ही औलाद के सामने उनके माँ बाप की एक भरी महफिल में बेइज्जत कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनका इखलाक है कि इन्होंने आपसे माफ़ी मांगी। राफ़ा ने तल्ख़ लहजे में कहा। वो उनका अपना मफाद था, क्योंकि उनका लड़का पसंद करता है हमारी बेटी को। इन्हें अगर ये रिश्ता ख़त्म करना है तो करते रहीं, शौक़ से हमें कोई रिश्तों की कमी नहीं है। आरिफ काज़मी ने अपने मख़सूस मग़रूर अंदाज में कहा। आप कभी नहीं बदल सकते और ना ही आपको कोई बदल सकता है। आपकी सोच इंतहाई महदूद है। मैं बेबस हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ। राफ़ा ने तल्ख़ लहजे में कहा और फिर एक झटके से उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। हुमायूं रोहेल के साथ घर वापस आया तो अली हसीन उसी के इंतज़ार में लाउंज में बैठे थे। लो आ गए, बरखुरदार कमाल के इंसान है ये, इसके सामने उसके माँ बाप की इंसल्ट की गई मगर ये चुप रहा। चलो मेरा नहीं तो अपनी माँ का ख्याल कर लेते हैं, मैं तो तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ तो मेरी इज्जत पे ना भी बोलो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो तुम्हारी सगी माँ है ना। अली हसीन ने तल्ख़ लहजे में कहा। कैसी बात कर रहे हैं आप बाबा, आप मेरे लिए इतने ही अहम है जितनी माम। आइंदा से ये बात मत कीजिएगा, वो तड़प कर बोला। जितना तुम मेरी बात से हर्ट हुए ना इतना मैं तुम्हारी इस हरकत से हर्ट हूँ जो तुमने माफ़ी मांग कर की। तुमने एक तरह से उन पे साबित किया है कि हम गलत हैं। अली हसीन तल्ख़ लहजे में बोले। ऐसा नहीं है बाबा, वजह कुछ और है, वो झुंझला कर बोला। वजह कुछ और कहना क्या चाहते हैं आप हुमायूं? मैं इतने अरसे में आपको इतना तो जान ही चुकी हूँ कि आप बल्ला वजह कुछ नहीं करते, इसीलिए मैं वहाँ कुछ नहीं बोली, लेकिन मैं अब वो वजह जानना चाहती हूँ जिसकी वजह से आप एक गलत बात में भी माफ़ी मांगने लग गए। वर्दा ने पास आकर संजीदगी भरे अंदाज में कहा। वजह है वो बची, रमला है वो वजह जिसकी वजह से मुझे चुप रहना पड़ा। वो लड़की इस घर में बहुत प्रॉब्लम में है, उसका अपना ही कजिन इसे हरास कर रहा है। इस सिचुएशन में मुझे यही ठीक लगा कि ये रिश्ता किसी तरह ख़त्म ना हो, तो बस माफ़ी मांग ली किसी की इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए। हुमायूं ने कहा तो रोहेल के अलावा सब शाकिब से उसे देख रहे थे। इतनी बड़ी बात और तुमने हम सब लोगों से छुपाई, हैरत है वैसे। अली हसीन माथा मसलते हुए बोली। रूहेल सब कुछ जानता है, इनफैक्ट कल भी इसके साथ इसके कजिन ने बदतमीजी करने की कोशिश की है और इसके दूसरे कजिन ने एंड टाइम पर आकर उसे बचाया, वरना ना जाने क्या हो जाता। मुझे उसे देखकर अपनी मारिया की याद आई।
मैं मारिया को नहीं बचा पाया था, लेकिन मैं किसी और को मारिया नहीं बनने दूंगा बाबा। औरत मोहब्बत, पैसा, रुपया और हर मादी चीज के बगैर रह लेती है, लेकिन इज्जत व आबरू के पामाल होने जाने के बाद मर जाती है। आप ही बताइए कि मैं गलत हूँ क्या? हुमायूं अली हसीन के साथ बैठते हुए बोला। नहीं बेटे, आप बिल्कुल भी गलत नहीं है। मुझे फख्र हो रहा है कि मेरा बेटा औरत की इतनी इज्जत करता है। राबिया गलूगीर अंदाज में बोली। बिल्कुल ठीक कहा आपने राबिया, हमारा बेटा हेरा है हेरा। खुद की इज्जत व नफ्स से ज्यादा हमारा बेटा दूसरे की इज्जत व आबरू का ख्याल रखता है। बस अब जल्द अज जल्द हम इस बच्ची को अपने घर ले आएंगे इंशाअल्लाह, बड़ी ईद से भी पहले। अली हसीन ने हुमायूं के कंधे को थपथपाते हुए कहा। जी बिल्कुल बाबा, अब आप दोनों आराम कीजिए और इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, मैं सब संभाल लूंगा। और प्लीज मिस्टर काज़मी से कोई भी किसी कस्म की बात मत कीजिए, क्योंकि दिमाग से खिसके हुए हैं वो। हुमायूं ने कहा तो अली हसीन ने सर इस बात ने हिला दिया। वो गुड नाइट बोलकर वर्दा को लिए कमरे में आया और उसे चेंज करने का कहकर खुद मोबाइल पे मेल्स चेक करने लगा। वर्दा फरश होकर बाहर निकली तो वो भी अपने कपड़े निकालता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। शावर लेकर वो ट्राउजर पहने गले में टॉवल डाले बाहर निकला तो ड्रेसिंग रूम की तरफ आती वर्दा से टकराया और वो इससे पहले कि जमीन बोस होती जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर गया। किया चश्मश, चार चार आंखें हैं तुम्हारी मगर फिर भी तुम्हें नजर नहीं आता, वो उसे सीधा करते हुए बोलता वार्डरोब से शर्ट निकालने के लिए आगे बढ़ गया। जितना मर्जी मैं किसी से टकरा जाऊं, मुझे पता है कि आप मुझे थामने के लिए हैं, वो एकदम से उसे पीछे से हैग करते हुए बोली। अब तुम मेरा दिल बेईमान कर रही हो, वैसे भी आज हमारा वलीमा था जिसमें तुम तैयार होकर क़ियामत ही ढा रही थी, और अब ऐसी हरकतें करके मेरे जज्बात को भड़काओ मत। हुमायूं ने उसके बाजू से खींचकर उसे वार्डरोब से चिपकाते दाएं बाएं हाथ रखे इसके चेहरे पे झुकते हुए गंभीर लहजे में कहा। पीछे हटे मिस्टर हुमायूं, सफदर हसीन और जज्बात पे काबू कीजिए वरना हमारे बेबी को गुस्सा आ जाएगा। वो इसके सीने पर हाथ रखे उसे पीछे धकेलते हुए बोली। आए हाय, यही तो बस बात है जिसकी वजह से अपने जज्बात पे काबू रखे हुए हूँ, वरना आज तो मोहब्बत बरसाने का दिन है। हुमायूं सरदार भरते हुए बोला तो वो इसकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। वैसे बहुत फख्र हो रहा आप पे और खुद पे रश्क भी आ रहा है कि आप मेरे शौहर हैं। वो इसके गले में बानही डाले इसकी नाक से नाक रगड़ते हुए बोली। अरे वाह तारीफ, वो भी तुम्हारे मुंह से, नॉट बैड। वो उसकी कमर से जकड़ा इसके रुखसार से अपने लब मस करते हुए मसहूर कुन अंदाज में बोला। हम तो है ही तारीफ के काबिल, और मैं लेना जाने कौन सी नेकी की थी जिसके सिला में आप मुझे मिले। वो हल्का सा मुस्का कर बोली। अरे बाप रे, बस कर दो, तुम्हारी तारीफ से मैं कहीं मर ही ना जाऊं, हुमायूं ने कहा। बहुत बुरे हैं आप, बहुत बहुत ज्यादा, बात मत कीजिएगा मुझ, वो इसके सीने पे मक्के मारते हुए गुस्से से बोली। मरना तो सबको ही होता है, वैसे अगर मैं मर गया तो तुम दूसरी शादी जरूर करवाना, माम की तरह जिंदगी वेस्ट मत करना। वो हनूज उसे छेड़ते हुए बोला मगर उसे नहीं पता था कि वो इसकी बात पे इतनी सरईस होकर रोने ही लग जाएगी। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ, शश काम डाउन मेरी जान, वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए बोला। बात मत कीजिएगा मुझसे, और हम बेबी मुझे होने वाला है तो अगर मरा गई ना इस दौरान तो दूसरी शादी जरूर कीजिएगा। वो उसे पीछे धकेलते हुए गुस्से से बोली।
अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो, खबरदार जो तुमने ऐसी बात की दोबारा। वो उसकी बात पे जैसे अंदर तक लरज उठा था, तुम्हारे बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो बेकरारी से बोला और जल्दी से इसे खींचकर अपने सीने के साथ फेंक लिया। और खुद जो बात की, आपको लगता है कि मैं आपके बिना जीने का तसव्वुर कर सकती हूँ और आपके अलावा मैं किसी मर्द को अपने तसव्वुर में कभी भी नहीं लाऊंगी। मेरी सांसों, मेरे जिस्म, मेरी रूह में सिर्फ आप बसते हैं। वो उसके दिल के मकाम पे लब रखते हुए नम लहजे में बोलती इसकी रूह तक को सरशार कर गई। अच्छा अब बस चलो आराम करो, बहुत थक गई होगी तुम, हुमायूं ने कहा और फिर उसे बाहों के हिसार में ले बेड की तरफ बढ़ गया। अली हसीन कमरे में दाखिल हुए तो खिलाफ तवक्को राबिया उसी ड्रेस में सजी सुनूरी बैठी थी। आपने अभी तक चेंज नहीं किए? अली हसीन ने संजीदगी भरे अंदाज में पूछा। जी वो मैं बदलने ही जा रही थी, वो गड़बड़ा कर बोली तो अली हसीन ने एक भरपूर निगाह उन पे डाली जो कि उनके देखने पे सर झुकाए लब कुचलने लगी थी। कुछ कहना है आपको? अली हसीन ने गहरा सांस भरते हुए पूछा तो इन्होंने नफी में सर हिला दिया। ओके तो चेंज कर ली यूं मैं पहले चेंज कर आऊं, अली हसीन ने कहा तो वो चुपचाप उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गईं। अली हसीन बोझल दिल से चलते हुए बेड पे आकर बैठकर साइड टेबल के दराज से मारिया की तस्वीर निकालकर देखने लगे। दर्द फिर से जैसे बढ़ गया और आंसू टिप टिप आंखों से टपकने लगे। क्या हुआ, आप ठीक हैं अली? राबिया ने पास बैठते हुए पूछा तो वो जल्दी से आंसू साफ करते तस्वीर को दराज में रखकर चेंज करने चले गए। चेंज करके वापस आकर वो अपनी साइड पे आकर लेटकर सोने की कोशिश करने लगे और कुछ ही देर में वो सो चुके थे। रात के आखिरी खा एकदम से इन्हीं सीने में जकड़न सी महसूस हुई। इन्होंने बामशक्ल करूट लेकर राबिया को हलाया तो वो जल्दी से लाइट्स ऑन करती उनकी तरफ मुड़ी। आप ठीक हैं अली? राबिया ने कहा। नहीं, हम हुमायूं को बलवाइए, वो सीने को जकड़े दर्द से दूर होते हुए बोले तो राबिया जल्दी से उठकर बाहर निकल गई और दर्द से बेहाल होते होश वाओ हवास से बेगाने होते चले गए। राबिया तो अली हसीन के रवैये से शाकिद ही रह गई थी, जो भरी महफिल में इन्होंने मान दिया था उसने राबिया के दिल के बंद दरवाज़ों जो खोल दिया था और उसी के चलते वो अभी तक उनके इंतज़ार में बैठी थी मगर वो उसे सरासर इग्नोर करते अब चेंज करके सो चुके थे। वो भी जलती कुलती कुछ देर में गहरी नींद में चली गई कि एकदम से अली हसीन ने इसके कंधे से हिलाते हुए उसे पुकारा तो वो जल्दी से लाइट्स ऑन करती उनकी तरफ मुड़ी तो वो दर्द से बेहाल होते हुमायूं को बुलाने का कह रहे थे। वो मुतूहश अंदाज में नंगे पाँव ही बाहर निकली और सीढ़ियाँ चढ़ते ही हुमायूं के कमरे का दरवाज़ा धड़ाधड़ बजा डाला। किया हवा माम? हुमायूं दरवाजे खोलते ही चूक कर बोला। वो अली की तबीयत ठीक नहीं है, वो बामशक्ल बोली तो हुमायूं भागता हुआ सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो अली हसीन साकत वाओ जामिद बेड पे लेटे थे और चेहरा जर्द हुआ था। राबिया के जिस्म से जैसे जान सी निकल गई और वो गुमसम सी दरवाजे के पास खड़ी इन्हें देख रही थी। वो लोग इन्हीं फौरा करीबी हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने फौरा इमरजेंसी में एडमिट कर लिया था। वो बेचैन से बाहर इधर इधर टहल रहे थे और डॉक्टर जैसे ही बाहर निकला तो हुमायूं तेजी से डॉक्टर की जानिब लपका। कैसे हैं बाबा? हुमायूं ने बेचैनी भरे अंदाज में पूछा और राबिया का रमण रमण डॉक्टर के जवाब का मुंतजिर था।
बी पी बहुत ज़्यादा हाई है जिसकी वजह से चेस्ट पेन शुरू हुआ है और अगर बीपी नॉर्मल ना हुआ तो इन्हें हार्ट अटैक का खतरा है और आप जानते हैं कि इस बार हार्ट अटैक जानलेवा भी हो सकता है। डॉक्टर की बात पे राबिया भरभरी मिट्टी की तरह जमीन पे बैठती चली गई। जारी है।